हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओपन जेएस एकेडमी में। जैसा कि हम लोग ने एक श्रृंखला जो चलाई थी सफलता बैच का, जो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड थी, रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आया है उसी से रिलेटेड, तो वो सारी क्लासेज जो है यथावत चल रही हैं। ठीक है, यथावत चल रही है। आज हम जो साइंस की क्लास में क्या पढ़ाएंगे, हमने कल आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था। आज हम आपको द्रव के सामान्य गुण पढ़ाएंगे कि द्रव के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है और आवाज़ सभी के पास पहुंच रही है। जी वाले गुड आफ्टरनून, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, सूरज साहू जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग क्या गुड आफ्टरनून, सूरज साहू जी गुड आफ्टरनून है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हमारा क्लास का जो टॉपिक है, द्रव्य के समान गुण है। द्रव्य के समान गुण, द्रव्य के जो समान गुण क्या क्या होते हैं उसी के विषय में पूरा आज विधिवत चर्चा करेंगे उसी पर। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए द्रव्य के समान गुण में पहले हम बताते हैं आपको द्रव्य क्या होता क्या है, द्रव्य क्या चीज होती है वो बताते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, द्रव्य अथवा पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में उपस्थित, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसको क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है, उसको द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना द्रव्य कहलाती है। अर्थात ऐसे पदार्थ जिसका जिसमें द्रव्यमान और आयतन युक्त हो उसको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, द्रव्य बोला जाता है। उनको क्या बोला, पदार्थ बोला जाता है। अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसको क्या बोला जाता है, द्रव्य बोला जाता है। चलिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान की जो मात्रा है थी, उसका जो वेट होता है, उस वस्तु की क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान कहलाता है। तथा वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप, तथा वस्तु द्वारा घेरे गए जो स्थान की माप है उसका, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, वस्तु द्वारा घेरे गए जो उस आयतन, वॉल्यूम कहलाता है, जिसमें वस्तु की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई शामिल है। जैसे हो गया हमारा, क्या हो गया, जल हो गया, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब, ये सभी चीजें क्या है, हमारी द्रव्य कहलाती हैं, द्रव्य है। सभी वस्तुएं क्या है, द्रव्य कहलाती हैं। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि क्या है, द्रव्य नहीं है। ठीक है, द्रव्य क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, कोई वस्तु है उसमें उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान कहलाता है। और वह वस्तु जो स्थान घेरी रहती है, जो स्थान घेरी रहती है, घेरी रहती है, वह उसकी वॉल्यूम कहलाती है, उसका आयतन कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे वस्तु की ऊंचाई, कोई वस्तु है हमारी, कोई वस्तु है ऐसे किसी मेज पर मान लीजिए रखी हुई है, किसी मेज पर रखी हुई है ये, इसी मेज पर रखी हुई है, तो क्या ये वस्तु क्या कर रही है, एक स्थान ग्रहण की हुई। देखिए एक स्थान, इस मेज का एक स्थान एरिया ये क्या है, एग्जर्व की हुई, ये ग्रहण की हुई है। ये क्या है, एक अपना एक वस्तु हो गया, मान लीजिए एक वस्तु है या पिंड, मान लीजिए एक पिंड है, ये पिंड है अपना, है ना, ये किसी मेज पर अगर रखी गई है तो ये क्या है, ये वस्तु क्या है, एक स्थान ग्रहण की हुई है, एक स्थान ग्रहण की हुई है। इसका एक अपना वॉल्यूम है, इसका एक अपना जो इसका पूरा एरिया हो गया, जैसे इसकी ऊंचाई हो गई, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, चौड़ाई, इसका क्या है, ये क्या है, इसकी वॉल्यूम है, इसका आयतन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य की जो टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं, देखिए द्रव्य की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, सॉलिड, द्रव और गैस। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की क्या है, टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, चलिए अब आगे एक एक इस पे एक एक रूप से चर्चा करते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। इसकी पूरी संरचना देखते हैं और इसके विषय में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, ये देखिए सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या है, ठोस वस्तु में आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का जो आकार एवं आयतन होता है हमारा, ठोस वस्तुओं का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। यदि ठोस पदार्थ के आयतन एवं आकार में परिवर्तन किया जाए तो यह उसका विरोध करता है।
ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर इसके आकार और आयतन में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो यह क्या करेगा, उसका ठोस का उसका विरोध करेगा। उदाहरण जैसे कांच की बोतल, परख नली व कुर्सी आदि, यह सब क्या है, ठोस वस्तुएं हैं। इसका जो है आकार एवं आयतन निश्चित होता है और इसके जो अणु होते हैं, ठोस के जो हमारे अणु होते हैं, वो बहुत ही समीप, एकदम सटी, एकदम बहुत ही समीप समीप होते हैं। ठीक है, ये ठोस के जो अणु हैं, देखिए ये ठोस के अणु हैं, ये ठोस के अणु का है एकदम समीप समीप रहते हैं। ये ठोस हमारा है, इसके जो अणु हैं, यहाँ पे जो इनके अणु हैं, ठोस के जो अणु होते हैं, ये ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत ही समीप समीप होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। ठोस के अणु जो है एकदम बहुत समीप समीप होते हैं। अर्थात ठोस क्या होता है, ठोस वे वस्तुएं होती हैं जिनका आकार एवं आयतन क्या होता है, दोनों ही निश्चित होता है। और यदि इनके आकार एवं आयतन को में परिवर्तन किया जाए तो ये क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जैसे हो गया हमारा कांच, बोतल, ये सब क्या है, ठोस है। और ठोस का जो आकार आयतन, इनमें बहने का गुण देखिए, इनके ये कहते हैं बहने का गुण इसके अंदर नहीं होता। बहने का गुण, इसके कुछ गुण लिख देते हैं। जैसे ठोस हो गया हमारा ठोस, इसके कुछ गुण है, देखिए गुण में क्या कहते हैं, जैसे आकार, आकार, ठोस का जो आकार होता है, आकार, आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, आकार क्या हो, निश्चित होता है। और इसका आयतन भी क्या होता है, आयतन भी, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित होते हैं। ठीक है, इनमें बहने का गुण नहीं होता है, इनमें बहने का गुण नहीं होता, बहने का गुण नहीं, बहने का गुण नहीं होता है। हमारा एक पॉइंट ये है, पहला पॉइंट, दूसरा यह है, तीसरा, इसमें बहने का गुण नहीं होता है। और क्या होता है, इनमें कणों में गति जो होती है, चौथा है कणों में गति, इनमें कणों में जो इनके जो कणों में गति नहीं होती, कणों में गति नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं ठोस के, वो बहुत क्या, बहुत समीप समीप रहते हैं एकदम। ठोस के जो कण होते हैं एकदम सटे हुए रहते हैं, इसलिए इनमें, ये हमारे ठोस के कण हैं, ये एकदम सटीक सटीक से रहते हैं। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है, ठोस का गलनांक, गलनांक जो होता है ठोस का गलनांक, वो निश्चित होता है। ठोस का गलनांक निश्चित होता है, ठोस का जो गलनांक होता है हमारा निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस का जो गलनांक भी होता है हमारा, वो क्या होता है, निश्चित होता है। इनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल, इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, मजबूत, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, ये हमारे ठोस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसका हिमांक क्या होता है, इसका हिमांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसका हिमांक, ठोस का जो हिमांक होता है, हिमांक बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। अर्थात ठोस की क्या क्या है, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। इसमें बहने का गुण नहीं होता है। कणों में गति इनके नहीं होती, क्योंकि इनके जो बहुत कण जो होते हैं, इनके बहुत ही समीप समीप होते हैं, इसीलिए इनमें कणों में गति नहीं होती है। इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इनके बीच जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है, बहुत अधिक होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और इनके हिमांक जो बहुत ही अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस, द्रव, अब आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड हमारा क्या होता है, द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लिक्विड क्या होता है, जिसका
आकार क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अर्थात द्रव को हम जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का वो आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे हम पानी को क्या एक गिलास में रख लेते हैं और एक मग में रख लेते हैं। अगर 1 लीटर पानी को हम एक गिलास में रखेंगे और मग में रखेंगे तो उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन अगर जिसको जिस शेप में डालेंगे वह उसी शेप का आकार क्या ग्रहण कर लेगा। इसीलिए क्या होता है, उसका आकार क्या है, अनिश्चित है, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अर्थात द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का जो हमारा आकार है वो अनिश्चित होता है, परंतु उसका जो आयतन होता है, इसका जो आयतन हमारा है वो निश्चित होता है। द्रव वस्तुएं अपने आकार में परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध नहीं करती हैं। द्रव वस्तुएं जो होती हैं अपने आकार में परिवर्तन का विरोध नहीं करती हैं। ये जिस पात्र में रखी जाती हैं, इसको जिस पात्र में हम रखेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे उदाहरण के लिए जल हमारा हो गया, जल को जिस पात्र में रखेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा दूध है, दूध क्या है, लिक्विड है, इसको भी जिस पात्र में रखेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेगी। और जैसे हमारा तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सबको जिस पात्र में हम रखेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेगी। ठीक है, उसी का आकार ग्रहण कर लेंगी। और क्योंकि इनका आकार क्या है, अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए एक गिलास है, इसको क्या है, ये गिलास मान लीजिए, गिलास है, इसमें जल हमने मान लीजिए भरा हुआ है, जल क्या है, भरा हुआ है। अब इसको क्या है, इसका जो आयतन क्या है, मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर, 1 लीटर का जल है ये, मान लीजिए 1 लीटर जल भरा हुआ है। और दूसरा एक क्या है हमारा, दूसरा एक बड़ा पात्र है। ठीक है, इसमें इस जल को इसमें अगर हम जब डालेंगे, इसमें जब डालते हैं, लेकिन जो 1 लीटर का जल है उसकी जो क्वांटिटी है वो तो समान रहेगी ना, लेकिन जब इसको इस पात्र में जब डाला जाता है तो यह इसका आकार ग्रहण कर लेता है। ये जिस आकार का रहेगा इसका उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो द्रव होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। वह जिस आकार में उसको हम डालेंगे वह उसी आकार को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मैं बता देता हूँ लिक्विड के, द्रव के। देखिए द्रव के गुण, द्रव के गुण क्या होते हैं। द्रव का आकार, द्रव का जो आकार अनिश्चित होता है, द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का जो आकार होता है अनिश्चित होता है, लेकिन परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इनमें बहने का जो गुण होता है, ये बहने का गुण में बहने के गुण में क्या होते हैं, द्रव जो होते हैं, द्रव ऊपर से नीचे की तरफ क्या कहते हैं, बहते हैं, नीचे की तरफ बहते हैं। द्रव जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। इनमें इन्हें ठोस की अपेक्षा, इन द्रव को क्या किया जा सकता है, ठोस की अपेक्षा द्रव को दबाया जा सकता है। ठोस, क्योंकि ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा अपेक्षा द्रव को दबाया जा सकता है। ठोस की अपेक्षा द्रव को क्या हो, दबाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें ऊष्मा का, अगर इनको द्रव को क्या गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करने पर, द्रव को गर्म करने पर इनके अणु ठोस की अपेक्षा
ठोस की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा अधिक वृद्धि होगी। द्रव को जब गर्म किया जाता है, मान लीजिए एक पात्र है, इसमें द्रव भरा भरा गया है। मान लीजिए एक पात्र है, ठीक है, एक पात्र मान लीजिए लिए हुए हैं हम। एक पात्र है, इसमें द्रव के ये क्या है, अणु है, ये द्रव के कण है, देखिए द्रव के क्या है, कण है। इसमें मान लीजिए आग लगा के हम इसको गर्म करते हैं, आग है, आग लगा के गर्म किया जाएगा, तो जो इसके सबसे निचले भाग के जो कण होंगे वो सबसे पहले क्या हो, गर्म हो गए और हल्के होकर वो क्या है, ऊपर चले जाएंगे। हल्के होकर क्या है, वो ऊपर चले जाएंगे और उनके स्थान पे उसके जो बगल के जो कण होंगे वो क्या हो, उसका स्थान ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से सभी जो कण होते हैं, जो नीचे के जो कण होंगे वो गर्म होकर ऊपर चलते जाएंगे, वो हल्के हो जाएंगे, और ऊपर के जो कण होंगे धीरे धीरे वो नीचे चले आएंगे। इस प्रकार से हमारा जो पूरा जल होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा पूरा जल क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। चलिए और बताते हैं इसका इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है। द्रव का जो क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का क्वथनांक कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। द्रव का क्वथनांक कितना होता है, कितने सेंटीग्रेड पे तापमान पे वो द्रव क्या है, उबलने लगता है। द्रव का जो क्वथनांक होता है 100 सेंटीग्रेड होता है। और हिमांक उसका 0 सेंटीग्रेड होता है। हिमांक क्या होता है, हिमांक हमारा क्या होता है, हिमांक 0 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए द्रव की जो गुण क्या है, द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, परंतु उसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। इसके बहने का गुण में क्या कहते हैं, द्रव जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। द्रव जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव को दबाया जा सकता है। ठोस की अपेक्षा जो द्रव है हमारे, उनको हम क्या करते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, और द्रव को गर्म करने पर उनके अणु ठोस की अपेक्षा अधिक उनके क्या है, वृद्धि करते हैं। और द्रव का जो क्वथनांक होता है 100 सेंटीग्रेड होता है, और जिसको जो हिमांक होता है वह 0 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 0 सेंटीग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, गैस। गैस क्या होता है, गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसीय अवस्था में वस्तु का जो आकार होता है और आयतन, वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जो गैस हमारे होते हैं, गैस का जो आकार होता है, आयतन, दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैस जिस पात्र में रखी जाती है उसका आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। गैस को जिस पात्र में हम रखेंगे उसका आकार एवं आयतन दोनों ग्रहण कर लेती है। उदाहरण जैसे वायु, वायु हो गया हमारा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी क्या है, एक गैस है। इसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको जिस पात्र में हम रखेंगे वह उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इसको जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। और ये क्या होती है, प्रत्येक दिशा में बहती है। इसके जो बहने का गुण होता है, इसके गुण होता है, गुण में हम बता देते हैं आपको गुण। इसके जो प्रॉपर्टीज है, बहने का गुण जो होता है, बहने का गुण, बहने के गुण में क्या होता है, ये प्रत्येक दिशा में बहती हैं। क्या है गुण में, ये प्रत्येक दिशा में, ये प्रत्येक दिशा, ये प्रत्येक दिशा में बहती है। ठीक है, जो गैस हमारी होती है वो प्रत्येक दिशा में प्रत्येक दिशा में बहती है, प्रत्येक दिशा में बहती है।
इसको अगर गर्म करने पर इसके आयतन में सबसे अधिक विस्तार होता है। इसको अगर गर्म करेंगे, अगर हम इसको गर्म करेंगे, अगर गैस को अगर गर्म किया जाता है, गैस को गर्म करने पर, गैस को गर्म गर्म करने पर इसके इसके आयतन में विस्तार होता है। गैस को अगर गर्म किया जाता है उसके आयतन में क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, इसके आयतन में क्या होता है, विस्तार होता है। गैसों का जो क्रांतिक ताप होता है वह निश्चित होता है। गैसों का क्रांतिक ताप, गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। गैसों का जो क्रांतिक ताप है वो क्या होता है, निश्चित होता है। गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता, गैसों का जो क्रांतिक ताप होता है हमारा वो निश्चित होता है। ठीक है, गैस क्या होता है, गैसीय अवस्था में वस्तु का जो आकार, गैस के जो आकार होता है भैया, वो आयतन जो भी होता है, गैस का जो आकार एवं आयतन दोनों होता है वो दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। गैसों को जो बहने का गुण होता है वो गैस जो होता है प्रत्येक दिशा में बहती है। गैस जो हमारी है वो प्रत्येक दिशा में बहती है। और गैस को गर्म करने पर ये इसका जो आयतन में क्या होता है, विस्तार होता है। गैसों को गर्म कर जब किया जाता है तो उसके उनके आयतन में क्या होता है, विस्तार होता है। इसका जो क्रांतिक ताप होता है वो निश्चित होता है। गैसों का जो क्रांतिक ताप निश्चित होता है। गैस का हिमांक एवं घनत्व सबसे कम होता है। गैस का जो हिमांक, गैस का गैस का हिमांक गैस का हिमांक एवं घनत्व, गैस का हिमांक एवं घनत्व क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है। गैस का हिमांक और घनत्व क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। प्लाज्मा अवस्था, द्रव की जो एक चौथी अवस्था की खोज की गई है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है। प्लाज्मा गैस की आयनीकृत प्लाज्मा जो है गैस की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित आयनों की संख्या लगभग बराबर होती है। इसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित आयनों की संख्या लगभग बराबर होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वर्ष 1920 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव की पांचवी अवस्था की खोज की जिसको नाम उन्होंने दिया आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका चौथी अवस्था का नाम जिसको बोला गया प्लाज्मा, बोला प्लाज्मा इसकी द्रव की चौथी अवस्था है, इसको बोला गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं प्रत्यास्था किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्था क्या होती है, देखिए किसी वस्तु का वह गुण होती है, प्रत्यास्था क्या होती है, किसी वस्तु का वह गुण होती है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी क्या है, प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। प्रत्यास्था कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है तथा ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। तथा ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे स्प्रिंग हो गया, रबड़ हो गया, रबड़ की डोरी हो गया आदि क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं। ठीक है, किसी पदार्थ पे लगाए गए विरूपक बल के कारण उत्पन्न हुई विकृति की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यास्था क्या होती है, प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण होता है, प्रत्यास्था जो होती है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसपे उस पर विरोपित बल, अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद उस बल को जब हटा लिया जाता है तो वह अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे क्या होता है, प्रत्यास्था कहा जाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था बोला जाता है, इलास्टिसिटी बोला जाता है। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं और बल को पूरा हटा लेने पर वस्तु क्या है, अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी बोला जाता है। अर्थात वे वस्तुएं जो क्या बोलती हैं, अपनी पुनः अवस्था में आ जाती हैं, उन्हें उन वस्तुओं को क्या बोला, प्रत्यास्थ वस्तुएं बोला जाता है। जैसे हमारी क्या हो गई, स्प्रिंग हो गई। स्प्रिंग क्या हो गई, स्प्रिंग को अगर हम तानेंगे, खींचने के बाद जब उसको पुनः छोड़ देते हैं तो वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। ठीक है, जब स्प्रिंग को हम खींचने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। कि यह जो गुण होता है स्प्रिंग का, यह प्रत्यास्था कहलाती है। और जो हमारी स्प्रिंग है वो प्रत्यास्थ वस्तु है। इसी प्रकार से रबड़ की डोरी को भी जब हम खींच के तानते हैं और तानने के बाद जब उसको छोड़ देते हैं तो वह पुनः अपनी अवस्था को
प्राप्त कर लेती है। तो ये हमारी जो रबड़ की डोरी भी है, ये भी प्रत्यास्था, इसका जो प्रॉपर्टीज है इस वस्तु की, वो प्रत्यास्था कहलाती है। और जो ये वस्तु हमारी हो गई है क्या होगी, प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। ठीक है। और देखिए, किसी पदार्थ, अब बोला गया किसी पदार्थ पर लगाया गया विरूपक बल, कोई पदार्थ है जिसपे हम कोई बल आरोपित कर रहे हैं, कल बल आरोपित करने के कारण उत्पन्न हुई विकृति, उसमें जो कुछ क्षण के लिए जो विकृति उत्पन्न होती है, जो उसके उसके उस पदार्थ के स्वभाव में जो परिवर्तन आता है, उसी सीमा, उसके सीमा के अंतर्गत पदार्थ में पदार्थ का जो गुण विद्यमान रहता है, वही उसकी क्या प्रत्यास्था सीमा कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया प्लास्टिकता। प्लास्टिकता क्या कहलाती है, डिफार्मिंग, ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में वापस न लौट कर आए, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनमें बल को हटा लेने पर, किसी को कोई ऐसी वस्तु है जिसपे बल लगाने पर और उस बल को पुनः क्या है हटा लेते हैं, हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में लौट करना है, अर्थात वो अपनी पूर्व प्रारंभिक अवस्था में लौट करना है, नहीं लौट करने आती है, अर्थात पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है, अर्थात पूर्ण रूप से उनका परिवर्तन हो जाता है, विकृत हो जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है, प्लास्टिक कहलाती हैं। उनको क्या बोला जाता है, प्लास्टिकता कहलाती हैं। अर्थात वे वस्तुएं जिन पर बल लगाने पर वह अपनी पूर्वावस्था में को न प्राप्त कर सकें, अर्थात वे वस्तुएं जिन पर बल आरोपित करने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाती हैं, उन वस्तुओं को प्लास्टिकता कहते हैं। अर्थात प्लास्टिकता बोला जाता है, जैसे हमारा क्या हो गया उदाहरण मोम। मोम क्या होता है, ये क्या है प्लास्टिकता है। और क्या है गीली मिट्टी, ये भी हमारा क्या है प्लास्टिकता है, क्योंकि गीली मिट्टी को अगर हम दबा देते हैं तो वह अपनी उसका जो विरूपण हो जाता है और वह अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाती। जैसे मोम हमारा हो गया, मोम को अगर हम इस पर प्रेशर लगाएंगे, इस पर दाब लगाएंगे, तो ये मोम क्या होगा, ये इसका आकार क्या होगा परिवर्तित हो जाएगा और वो अपनी पूर्वावस्था में वापस तुरंत लौट कर नहीं आती है। इसी के जस्ट विपरीत जो हमारा प्रत्यास्था क्या होती है, प्रत्यास्था में क्या होता है, वस्तु को अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स को हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, वो हमारी प्रत्यास्था होती है। जस्ट उसी का अपोजिट है ये प्लास्टिकता है। इस पर बल लगाने के बाद बल को हटा लेने पर ये अपनी पूर्वावस्था को नहीं प्राप्त कर पाती है, इसको क्या बोला था प्लास्टिकता कहते हैं। जैसे हमारी मोम हो गई, गीली मिट्टी हो गई, शीशा हो गया, इन सबको अगर हम विरूपित करेंगे, विरूपित करने के बाद इनको जो बल लगा रहे हैं वो बल को जब हटा लेंगे तो अपनी पूर्वावस्था को लौट कर नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिबल क्या होता है। चलिए प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल तो चलो दोस्तों एक बार फिर से चलते हैं। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण क्लासेस बीच में बाधित हो गई थी। विरूपण बल क्या होता है, विरूपण किसी वस्तु या पिंड पर लगाया गया वह बल जो वस्तु या पिंड के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है, अर्थात विरूपित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, विरूपक बल बोलते हैं। ठीक है, विरूपक बल क्या होता है, किसी वस्तु या पिंड पर लगाया गया वह बल, किसी वस्तु या पिंड पर लगाया गया वह बल जो वस्तु या पिंड के आकार में परिवर्तित कर देता है, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है, अर्थात विरूपित कर देता है, उसको क्या बोलता है, विरूपक बल बोलते हैं, विरूपक डिफार्मिंग फोर्स बोला जाता है। अर्थात किसी वस्तु या पिंड पर लगाया गया वह बल जो वस्तु या पिंड के आकार में परिवर्तन कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, विरूपक बल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिबल क्या होता है, किसी पिंड पर एक बल लगाया जाता है, जब किसी पिंड पर एक बल लगाया जाता है उसमें विरूपण हो जाता है, जो पिंड के द्रव्य की प्रकृति तथा विरूपक बल के मान पर निर्भर करता है। इसके कारण पिंड में एक प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल बोला जाता है। अर्थात प्रत्यानयन बल प्रतिबल बोला जाता है, अर्थात पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोला जाता है। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल प्रतिबल पिंड के पिंड के एकांक पिंड के एकांक क्षेत्रफल पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल बोला जाता है।
प्रतिबल प्रतिबल बोला जाता है। जाता है अर्थात प्रतिबल बराबर हमारा हो जाएगा, प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल, प्रत्या प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होता है? पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को, पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल बोला जाता है। अर्थात प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बटे क्षेत्रफल, अर्थात एफ अपान ए, एफ अपान ए। प्रतिबल का जो मात्रक होता है, प्रतिबल प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का जो मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी जो बीमा होती है, बीमा, प्रतिबल की जो बीमा होती है हमारी, प्रतिबल की जो बीमा होती है हमारी ml के पावर -1 अर्थात एंड t के पावर -2, t की पावर -2 होती है। प्रतिबल हमारा क्या होता है? प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोला जाता है। प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। और प्रतिबल का जो हमारा मात्रक हो क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। इसकी जो बीमा हो गई ml पावर -1 एंड t की पावर -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिबल के बाद आता है हमारा विकृति। विकृति क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल, किसी वस्तु पर आरोपित जो बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में प्रति इकाई आयाम में होने वाले परिवर्तन को विकृति बोला जाता है। ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार, उसके जो मूल आकार में प्रति इकाई आयाम में होने वाले परिवर्तन को, प्रति आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है? विकृति बोला जाता है। ठीक है, विकृति बोला जाता है, विकृति बोला जाता है। उदाहरण, या लंबाई के किसी तार को, मान लीजिए या लंबाई का कोई तार है। चलिए विकृति क्या होता है इससे? ये हमारा यल लंबाई का कोई तार है, मान लीजिए इसका ए और बी, ये एल लंबाई का कोई तार है। इसको जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको जब खींचेंगे तो मान लीजिए इसमें डेल्टा यल की वृद्धि होती है। सी पॉइंट जाते हैं, खींचते हैं जब इसको, तो डेल्टा यल की क्या हो, तो वृद्धि हो जाती है। तो इसकी विकृति क्या हो जाएगी अपनी? इसकी विकृति हो जाएगी, विकृति बराबर हमारा क्या हो जाएगा? विकृति बराबर जो होगा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, माना यह लंबाई की कोई क्षण है, यह लंबाई की कोई रस्सी है, मान लीजिए इस पे जब फोर्स अप्लाई करके जब इसको खींचा जाता है तो मान लीजिए इसके लंबाई में डेल्टा यल की जो क्या हुई, हमारी डेल्टा यल की वृद्धि हो गई, तो हमारी जो विकृति क्या हो जाएगी? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, अर्थात लंबाई में परिवर्तन हमारा क्या हुआ? डेल्टा यल हो गया। डेल्टा यल हमारा क्या है? लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई हमारा क्या हो गई? यल हो गई। यही हमारी क्या हुई? विकृति हो गई, विकृति। यही हमारी क्या हुई? विकृति हो गई। ठीक है, विकृति हो गई, अर्थात किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में प्रति इकाई आयाम में होने वाले, उसके मूल आकार हमारा क्या था? या लंबाई की क्षण थी, उसके भी जो उस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो डेल्टा यल की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उसके लंबाई में डेल्टा यल की वृद्धि हो गई, तो जो हमारी उसकी विकृति हो गई, क्या हो गई? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो विकृति हमारी क्या हो गई? डेल्टा यल अपान यल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे विकृति हो गया अपना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यदि किसी वस्तु को तार के रूप में लेकर बाह्य बल आरोपित करने पर
पर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोला जाता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु वस्तु यदि किसी वस्तु को तार के रूप में, यदि कोई वस्तु है उसको तार के रूप में, यदि किसी वस्तु को तार के रूप में लेकर बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोला जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोला जाता है। यदि किसी वस्तु को तार के रूप में लेकर बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति बोला जाता है। मान लीजिए ये कोई यह लंबाई की कोई क्षण है, इसकी लंबाई क्या है? यल है, ये फिक्स पॉइंट है। इस पे मान लीजिए कोई भार लटका दिया गया, इसको यम जी इसका क्या है? इसके नीचे तरफ कार्य कर रहा है। लटकाने से इसके इसके लंबाई में मान लीजिए यहाँ तक आया, डेल्टा एल की क्या हुई? वृद्धि हो गई। डेल्टा एल की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। डेल्टा एल की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। डेल्टा एल की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इसकी जो अनुदैर्ध्य विकृति हमारी क्या हो जाएगी? अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी? अनुदैर्ध्य विकृति हमारी क्या हो जाएगी? देखिए, अनु अनुदैर्ध्य विकृति हमारी क्या हो जाएगी? अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी? अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक लंबाई अर्थात लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई अर्थात डेल्टा एल अपान एल। ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा। ये हमारा अनुदैर्ध्य विकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हुक का नियम क्या है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी वस्तु पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है और प्रतिबल और उस जो प्रतिबल होता है उसकी विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। यही हमारा हुक का लॉ है कि प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है। विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल जो हमारा होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल जो होता है हमारा वो विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात इसको जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाएंगे तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा के विकृति, और के बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। के बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे विकृति। जहां हमारा के क्या है? जहां के एक नियतांक है, जहां के क्या है? हमारा एक नियतांक है। के क्या है? एक नियतांक है। जहां के क्या है? के क्या है? नियतांक। के क्या है? हमारा एक नियतांक है। जहां पे के क्या है? हमारा एक नियतांक है। इसे क्या है? प्रत्यास्था गुणांक बोला जाता है। के को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। के को प्रत्यास्था गुणांक बोला जाता है। के क्या है? प्रत्यास्था कि हमारा एक नियतांक है जिसको प्रत्यास्था गुणांक बोला जाता है। अर्थात किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला जो प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल बराबर के विकृति हो जाएगा के बराबर प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। जहाँ पे के हमारा एक नियतांक है जिसको प्रत्यास्था गुणांक बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है? एक होता है अनुदैर्ध्य यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक यंग प्रत्यास्था गुणांक यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक
यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य, यंग प्रत्यास्था अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। यंग प्रत्यास्था बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्था हो गया। यंग प्रत्यास्था प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। अर्थात यंग प्रत्यास्था बराबर यंग प्रत्यास्थता बराबर हो जाएगा हमारा, यंग प्रत्यास्था बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यंग प्रत्यास्था बराबर हो जाएगा हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति के जो अनुपात होता है उसको यंग प्रत्यास्था गुणांक बोला जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, यही हमारा क्या हो जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रणोद या दाब। प्रणोद या दाब क्या किसे बोला जाता है? किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एक सतह है, देखिए है इस पे क्या है एकांक, ये इसका जो एरिया हमारा क्या है ए है, इसके क्षेत्र पर एक फोर्स या अप्लाई हो रहा है। अर्थात क्या कहा गया है किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल, कोई सतह है उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत, सतह के क्या है लंबवत, एकदम लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? प्रणोद बोला जाता है, प्रणोद बोला जाता है। और तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो लंबवत बल होता है उसको दाब बोला जाता है। अर्थात दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। दाब बराबर क्या हो जाएगा हमारा बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। दाब हमारी क्या है? एक अदिश राशि है। दाब हमारा क्या है? एक अदिश राशि है। यहाँ क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। दाब का जो मात्रक हमारा होता है, मात्रक इसका क्या हो जाएगा? पास्कल। दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। दाब का जो मात्रक हमारा हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। दाब का जो मात्रक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? वो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल, कोई सतह है इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर लगने वाले जो लंबवत बल है उसको क्या बोलते हैं? प्रणोद बोला जाता है। कोई किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं, प्रणोद बोला जाता है। तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो लगने वाला जो लंबवत बल होता है, प्रति इकाई एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है हमारा, एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला हमारा ये बल है, बल को ही क्या बोलते हैं? दाब बोला जाता है। दाब हमारा अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है हमारा? इसका जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। इसका जो एक मात्रक और होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एक मात्रक और हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास बस यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी? इसमें जो कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, जैसे उत्प्लावन बल क्या होता है, बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, ये सब हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।